हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को याद तो है ना कि आपको अपने कॉपी और कलम के साथ बैठना है और इम्पोर्टेंट चीजों को नोट भी करते जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, एपिसोड देख लेने के बाद आप सभी को अपने किताब के सवालों को भी हल करना है। मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी जब तक आप खुद अपने किताब से उस पाठ को दोबारा ना पढ़ेंगे और आपके किताब में दी गए सभी सवालों को हल नहीं करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। तो बच्चों, वो भी बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 9 के गणित में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद विज्ञान में कार्य तथा ऊर्जा पाठ को पढ़ेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में रचनाएं पाठ को पढ़ेंगे और विज्ञान में एक नया पाठ इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घनाभ और घन का आयतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम जानेंगे घनाभ का आयतन। स्क्रीन पर आपको 3 आकृतियां दिख रही होंगी। इन आकृतियों में मान लीजिए हम कहते हैं कि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल A है, जिस ऊंचाई तक आयतों का ढेर लगाया गया है वह h है और घनाभ का आयतन V है। अब इसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि V, A और h के बीच में क्या संबंध होगा? आइए जानते हैं। घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का आयतन यानी कि माप बराबर होगा प्रत्येक आयतों द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई के। इसलिए हमें V बराबर A गुने H प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें घनाभ का आयतन प्राप्त होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई के। और जब आप आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसे हम लिख सकते हैं L गुने B गुने H। यहाँ L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो यहाँ से हमें घनाभ का आयतन प्राप्त हुआ है जो कि बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के, अर्थात L गुने B गुने H। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर ले। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन इकाई। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें इकाई दिया होगा, उसमें हमें घन इकाई लगानी होगी। चलिए अब हम जानते हैं घन का आयतन। घन का आयतन भी हम घनाभ के आयतन की तरह ही प्राप्त करते हैं। तो हमें यहाँ से घन का आयतन बराबर मिलता है किनारा गुने किनारा, अर्थात A घन, जहाँ A घन का किनारा है। तो यहाँ से हमें दूसरा सूत्र प्राप्त हुआ है जो कि है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है किनारा गुने किनारा के। तो इस वीडियो में आपको 2 सूत्र और मिल गए हैं घन और घनाभ के, जो कि हैं घन का आयतन बराबर किनारा गुने किनारा और घनाभ का आयतन जो कि बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के। चलिए अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं।
हमारा सबसे पहला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? यानी कि इस प्रश्न में हमें माप दिया गया है माचिस की डिब्बी का और हमें ऐसी डिब्बी के 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है लंबाई जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर के, चौड़ाई जो कि बराबर है 2.5 सेंटीमीटर के, ऊंचाई जो कि बराबर है 1.5 सेंटीमीटर के। तो चलिए सबसे पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे माचिस की डिब्बी का। तो माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर, जिसे आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 15 सेंटीमीटर घन। अब हमारे पास माचिस की डिब्बी का आयतन आ गया है। तो अब हम आयतन ज्ञात करेंगे इस तरह के 12 माचिस की डिब्बी के पैकेट का। तो इस तरह के 12 माचिस की डिब्बी के पैकेट का आयतन बराबर हो जाएगा 12 गुने 15 सेंटीमीटर घन, जिसे आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 180 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह हमने आयतन के सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जब आप इस प्रश्न को थोड़ी अच्छी तरह से पढ़कर समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि दीवार द्वारा घेरा गया स्थान सभी ईंटों द्वारा घेरे गए स्थान के बराबर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है लंबाई 10 मीटर, मोटाई 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर। अगर आप इन मात्रक को ध्यान से देखेंगे तो यह आपको भिन्न भिन्न दिखेंगे। तो चलिए पहले इन मात्रक को बराबर करते हैं। तो हमें यहाँ से लंबाई प्राप्त हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर और ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। हमारे तीनों माप की इकाई सेंटीमीटर हो गई है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, दीवार द्वारा घेरा गया स्थान सभी ईंटों द्वारा घेरे गए स्थान के बराबर होगा, इसलिए अब हम दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे जो कि एक घनाभ है। तो दीवार का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने मोटाई गुने ऊंचाई के। तो चलिए अब हम इन सभी के मान को यहाँ प्रतिस्थापित करके दीवार का आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जब हम इनके माप को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000 गुने 24 गुने 400 सेंटीमीटर घन। अब हमें दिया गया है कि प्रत्येक ईंट विमाओं 24 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर का एक घनाभ है। ये एक ईंट का आयतन बराबर होगा लंबाई गुने मोटाई गुने ऊंचाई के। तो चलिए अब हम एक ईंट का आयतन ज्ञात करते हैं इनके मानों को प्रतिस्थापित करके। तो जब हम इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24 गुने 12 गुने 8 सेंटीमीटर घन। तो अब हमारे पास दीवार का आयतन भी है और ईंट का आयतन भी है और इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना था ईंटों की संख्या। तो यहाँ पर ईंटों की संख्या अब हम ज्ञात कर सकते हैं दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन का प्रयोग करके। यानी कि जब हम दीवार का आयतन को भाग देंगे एक ईंट के आयतन से तो हमें प्राप्त हो जाएगी ईंटों की संख्या। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या यहाँ बराबर हो रही है दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन के।
चलिए अब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000 गुने 24 गुने 400 बटे 24 गुने 12 गुने 8, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4166.6 यानी कि 4166.6 यानी कि 4167। तो हमें यहाँ पर ईंटों की संख्या प्राप्त हुई है दीवार बनाने के लिए 4167 ईंटें। तो इस तरह हमने आयतन के सूत्रों का प्रयोग करके इस प्रश्न को भी हल कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक ठोस घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर की है और उस ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। तो हमें यहाँ पर नए घन की भुजा ज्ञात करनी है और उन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम हल में लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है घन की भुजा जो कि बराबर है 12 सेंटीमीटर के। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन जो कि बराबर होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा के, जिसमें हम भुजा के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 गुने 12 गुने 12 सेंटीमीटर घन, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1728 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह हमने ठोस घन का आयतन ज्ञात कर लिया है। अब हमें इस प्रश्न में कहा गया है कि ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है, यानी कि जो ठोस घन का आयतन होगा वो बराबर होगा 8 गुने नए घन के आयतन के बराबर। तो चलिए इस तरह प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त होगा नए घन का आयतन बराबर 1728 सेंटीमीटर घन बटे 8, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 216 सेंटीमीटर घन। ये आया है हमारे नए घनों का आयतन। अब हमारे पास नए घन का आयतन है, तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं नए घन की भुजा। नए घन की भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं जब हम नए घनों के आयतन का घनमूल करेंगे। जब हम इसका घनमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि नए घन की भुजा बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के। तो अब हमने नए घन की भुजा भी ज्ञात कर ली है। अब हमें ज्ञात करना है ठोस घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल और नए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके फिर अनुपात ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपात ज्ञात करने का कार्य। ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुने भुजा के, अर्थात 12 गुने 12 सेंटीमीटर वर्ग, और नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर होगा भुजा गुने भुजा के, यानी कि 6 गुने 6 सेंटीमीटर वर्ग के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, जो कि बराबर होगा ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। जब हम यहाँ पर इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 गुने 12 सेंटीमीटर वर्ग बटे 6 गुने 6 सेंटीमीटर वर्ग, जहाँ से हमें दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होगा 4 बटे 1, यानी कि 4:1। तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो हमने प्राप्त किया है वो है 4:1, और इसी के साथ हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरह हम सूत्रों का प्रयोग करके इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा घनाभ और घन का आयतन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बेलन का आयतन। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, डेली टेस्ट 6। डेली टेस्ट 6। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से घनाभ के आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए पाई आर गुना एच प्लस आर, बी पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी एल गुना बी गुना एच, डी पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से घन के आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए की घात 3, बी पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी पाई आर एच, डी पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 3, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? ए 60 सेंटीमीटर क्यूब, बी 20 सेंटीमीटर क्यूब, सी 24 सेंटीमीटर क्यूब, डी 48 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 4, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? ए 125 सेंटीमीटर वर्ग, बी 275 सेंटीमीटर वर्ग, सी 64 सेंटीमीटर क्यूब, डी 550 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 5, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? ए 600 सेंटीमीटर क्यूब, बी 620 सेंटीमीटर क्यूब, सी 240 सेंटीमीटर क्यूब, डी 750 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर है प्रश्न 1 का सी, प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 3 का ए, प्रश्न 4 का सी, प्रश्न 5 का डी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्य और ऊर्जा का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि शक्ति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा शरीर द्वारा अपनी गति के आधार पर धारण की जाने वाली ऊर्जा है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा एक संग्रहित ऊर्जा है और ये जो ऊर्जा है ये वस्तु उपयोग करता है कुछ भविष्य के काम करने के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम सो रहे हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं। तो दोस्तों, जितने समय हम सोते हैं उतने समय हम ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। और ये ऊर्जा हम क्यों संग्रहित करते हैं? ताकि हम इस संग्रहित ऊर्जा को बदल सके कुछ भविष्यों के काम करने के लिए। मतलब जब हम सुबह उठेंगे तो हम वही ऊर्जा से भिन्न भिन्न कार्य कर सकेंगे, जैसे कि चलना, दौड़ना हो गया, पढ़ाई करना हो गया इत्यादि। तो दोस्तों, ये जो ऊर्जा आपको मिलती है सो के उठने के बाद ताकि आप भिन्न भिन्न कार्य कर सके, ये आपको कहाँ से मिलती है? ऊर्जा जो आप संग्रहित करते हैं सोते वक्त, इसका मतलब है हर वस्तु के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है जो कि एक संग्रहित ऊर्जा के रूप में होती है ताकि वो आगे कुछ कार्य कर सके। तो दोस्तों, इसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम संग्रहित ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर एक और ऊर्जा है जो कि है गतिज ऊर्जा, जो कि वस्तुओं के चलने पर या कुछ काम करने पर होती है। तो दोस्तों, वस्तु के पास एक संग्रहित ऊर्जा होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि वो आगे गतिज ऊर्जा में बदलता है। चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये हमने एक रबर बैंड लिया है और उसे खींचा है। दोस्तों, जब आप इस रबर बैंड को खींचेंगे तो आप अपनी ऊर्जा स्थानांतरण करेंगे इस रबर बैंड को, जो कि संग्रहित ऊर्जा होगी। और अगर वो बैंड
खिंचाव में है तो उस बैंड के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आपने क्या किया, जैसे ही इस बैंड को छोड़ा तो ये हवा में उड़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बदल चुकी है गतिज ऊर्जा में। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं। अगर कोई तिरछी ऊंचाई पर एक बॉल रखी हुई है तो जब वो बॉल अपने शिखर ऊंचाई पर होगी, मतलब जब आपने उस बॉल को शिखर ऊंचाई पे पकड़ा हुआ होगा तो उस बॉल के अंदर एक ऊर्जा होगी जो कि संग्रहित ऊर्जा होगी। जैसे ही आपने अपना हाथ हटाया तो उस बॉल में एक गति आ जाएगी जिसके कारण वो नीचे आना शुरू कर देगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बदल चुकी है गतिज ऊर्जा में। तो दोस्तों इन सब उदाहरणों के अनुसार स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है, स्थितिज ऊर्जा शरीर द्वारा अपनी स्थिति या आकार में परिवर्तन के आधार पर धारण की जाने वाली ऊर्जा है। जब स्थितिज ऊर्जा शरीर द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन करने से होती है तब क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए ये कोई तिरछी ऊंचाई वाला स्थान है और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऊर्जा होगी मैदान मतलब इस तिरछी ऊंचाई वाले स्थान के कारण वो होगी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, क्योंकि वहां पर ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के विपरीत में काम कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं जब स्थितिज ऊर्जा आकार में परिवर्तन के आधार पर हो रही है। आपने देखा ही होगा गुब्बारों को, तो गुब्बारों में क्या होता है, जैसे ही आप इसमें हवा भरते हैं तो ये अपना आकार बदल लेते हैं। और जैसा कि हमने एक उदाहरण देखा रबर बैंड का, जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तो ये अपनी गतिज ऊर्जा में आ जाता है और जैसे ही आप इसमें खिंचाव डालते हैं तो इसमें एक संग्रहित ऊर्जा आ जाती है। अगर हम इस ऊर्जा को एक नाम दें तो इसका नाम होगा लोचदार संग्रहित ऊर्जा। तो दोस्तों इसके अनुसार कुल ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा के बराबर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये कोई एक डिब्बा है जो कि भूमि पर रखा गया है। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने एक बल लगाया और उस डब्बे को एक ऊंचाई पर ले गए। तो दोस्तों मान लीजिए h यहाँ पर ऊंचाई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन के, यहाँ पे विस्थापन h के बराबर है, W बराबर है F गुना h के। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं कि बल बराबर है m और a के, जहां पर m है भार और a है त्वरण। तो यहाँ पर बल विपरीत लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के, तो यहाँ पर F बराबर है mg के, तो जिसके अनुसार कार्य आ जाएगा W बराबर mgh के। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब Pe बराबर है mgh के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का साइकिल चला रहा है, तो शुरुआत में इसकी ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। जब ये अपनी शिखर ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो इसके पास आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा, जिसके बाद जैसे ही ये नीचे आएगा तो इसके पास आ जाएगी गतिज ऊर्जा, जिसका मतलब है यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो बदल रही है स्थितिज ऊर्जा में, फिर स्थितिज ऊर्जा बदल रही है गतिज ऊर्जा में, जो कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम ही है।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शक्ति का परिचय क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बुजुर्ग आदमी है। दोस्तों, अगर मैं इन्हें कुछ काम करने को दे दूं, मतलब बहुत ही मुश्किल सा काम दे दूं, तो शायद हो सकता है कि ये उस काम को करने के लिए ज्यादा वक्त लगाए। जबकि ऐसा ही काम मैं एक जवान आदमी को दे दूं, तो हो सकता है कि वो ये काम जल्दी कर दे। जहाँ पर बुजुर्ग आदमी 25 मिनट ले, वहां पर ये जवान आदमी 20 मिनट लेगा। और अगर मैं यही काम मशीन को कहने को कर दूं, तो वो उससे भी ज्यादा जल्दी करेगा, जिसका मतलब है इनके पास अधिक शक्ति होगी। तो इसके अनुसार शक्ति का मतलब है कितना काम हो रहा है कितने समय में। शक्ति से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक इंसान कितना काम कर सकता है एक समय में, मतलब इंसान कितना जल्दी काम कर सकता है और कितना धीमे काम कर सकता है एक निश्चित समय में। तो शक्ति को हम P से दर्शाते हैं, जिसमें P बराबर है W भाग T के। शक्ति की इकाई है वॉट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, जिसके बाद हमने देखा कि शक्ति किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये अध्याय कार्य और ऊर्जा समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? जूल, वॉट, किलोमीटर, न्यूटन। गतिज ऊर्जा क्या है? अपनी गति के आधार पर शरीर के पास ऊर्जा, अपनी स्थिति के आधार पर शरीर के पास ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, वायु ऊर्जा, ऊपर के A और B। निम्नलिखित विकल्पों में से जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? लोचदार रबर, गुब्बारा, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? F बराबर ma, PE बराबर mgh, PE बराबर W भाग T, इनमें से कोई नहीं। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है।
प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow. Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge. नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय रचनाएं का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श की रचना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और हम आज यही सीखेंगे कि किस तरह हम इन स्पर्श रेखाओं को खींचते हैं। तो हमारी रचना है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो आइए जानते हैं हम कि किस प्रकार से हम यह रचना करते हैं। यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है तथा इसके बाहर एक बिंदु P दिए हुए है। हमें P से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये देखिए, ये है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और इसके बाहर एक बिंदु दिया गया है, बिंदु P। चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रकार की रचना के चरण की ओर। सबसे पहला जो हमारा चरण होगा वो होगा P'यों को मिलाइए और इसे समविभाजित करिए। चलिए सबसे पहले हम P और O को मिलाते हैं। ये हमने मिलाया P और O को और फिर हम इसे समविभाजित करेंगे। समविभाजित करना आपने अपनी पिछली कक्षा में सीखा होगा। समविभाजित हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो ये हमने P'यों को समविभाजित किया और यहाँ पर हमने मान लिया है कि P'यों का मध्य बिंदु M है। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण होगा वो होगा M को केंद्र मानकर तथा M और त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि M
हमारा सेंटर है अर्थात केंद्र है और हमारी त्रिज्या जो है वो है MO। तो चलिए अब हम त्रिज्या MO लेकर एक वृत्त खींचते हैं। ये हमने खींचा त्रिज्या MO लेकर एक वृत्त, और यहाँ पर हमने मान लिया है कि यह हमारे दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद कर रही है, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हमारे रचना का जो अगला चरण है वो है P को Q तथा R से मिलाइए। तो चलिए अब हम मिलाते हैं P को Q और R से। ये हमने मिलाया P को Q और R से। जब आप P को Q और R से मिला देंगे तो आपको प्राप्त हो रहा होगा कि स्पर्श रेखाएं आपने खींच ली है, और यही PQ और PR हमारी दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार हमें इस रचना से स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई हैं। अब हम O और Q को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया O और Q को। O और Q को मिलाने के बाद चूंकि कोण PQO अर्धवृत्त से बना एक कोण है, इसलिए कोण PQO का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर कोण PQO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PQ लंब है OQ पर। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोण PQO बराबर है 90 डिग्री के। अब जब कोण PQ लंब हो गया है OQ पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OQ दिए गए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए PQ वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी। और इसी प्रकार से हम PR के लिए भी कह सकते हैं कि PR भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इसका औचित्य देखने के बाद हम कह सकते हैं कि PQ और PR ही इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रकार के एक प्रश्न की ओर। हमारा दिया गया प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। ये हमने खींचा एक वृत्त। इसके बाद हम मान ले रहे हैं कि एक बिंदु है P जो कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण होता है वो होगा कि P O को मिलाइए। ये हमने मिलाया P और O को। इसके बाद इसे समद्विभाजित कीजिए। तो चलिए अब हम समद्विभाजित करते हैं PO को। ये हमने समद्विभाजित किया PO को, और यहाँ पर हमने यह मान लिया है कि PO का मध्य बिंदु M है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। तो चलिए अब हम MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। ये हमने खींचा एक वृत्त MO त्रिज्या लेकर। इसके बाद हम यहाँ पर मान लेंगे कि यह वृत्त हमारे दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है P को Q तथा R से मिलाइए। ये हमने मिलाया P को Q तथा R से। जब हम P को मिलाएंगे Q तथा R से, तो आप देख पा रहे होंगे कि यही PQ और PR हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं। और इस तरह हमने दिए गए प्रश्न की रचना की, जिसमें हमें केंद्र से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी थी। अब आप पटरी का प्रयोग करके इनकी लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह हमने हमारे दिए गए प्रश्न की रचना की। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा किसी वृत्त पर स्पर्श की रचना। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कारक पढ़ेंगे और आखिरी में हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है। अगर हम इसमें समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे जो कि यहाँ पर R है, तो ये बन जाएगा V = IR। यहाँ पर जो हमने R लगाया है वो R प्रतिरोध है। आप देख सकते हैं जो V और I के बीच में ग्राफ बन रहा है वो एक सीधी रेखा बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि V = IR जो है वो एक सीधी रेखा का समीकरण है। आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए और ये ग्राफ भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिरोध की। अभी हमने देखा जो ओम के नियम में R था वो प्रतिरोध था। तो जानते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है और इसी विरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो ये दो बातें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो ओम के नियम से ही निकल के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं R = V/I लिखा हुआ है। ओम के नियम में V = IR था। I को हम एक तरफ ले गए तो R = V/I बचा। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है। तो कई बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 ओम प्रतिरोध के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। तो वहां पर आपको ये लिखना है कि यदि एक चालक के दो सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है और इसके मध्यम से धारा 1 एम्पियर है तो कंडक्टर का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। ये आपको वहां पर लिखना है। अभी आप इस चीज को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारक की। ये वो कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है? R समानुपाती है L के। L यहाँ पर जो है वो चालक की लंबाई है। तो R जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। R जो है वो चालक का जो क्षेत्र है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा R समानुपाती है L/A के। यहाँ पर हम समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू लग जाएगा और एक समानुपाती स्थिरांक आएगा। तो R बन जाएगा ρL/A। यहाँ पर जो रो है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता की। अभी हमने देखा जो रो होता है वो प्रतिरोधकता होता है। तो जानते हैं कि ये प्रतिरोधकता होती क्या है। रो को पदार्थ की प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। रो का जो SI मात्रक है वो ओम मीटर है। यह एक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीजें सीखी। सबसे पहले हमने ओम का नियम सीखा। उसके बाद हमने कारक के बारे में पढ़ा। ये वो कारक थे जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद हमने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अपनी NCERT विज्ञान से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की और पार्श्व क्रम संयोजन की।
उसके बाद हम पढ़ेंगे तापीय प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों। बाप रे बाप, इतना दर्द। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी। भूल जाओ मिल्खा सिंह, कोई मेडल नहीं मिलने वाला। जब बिन बात मायूसी आए, फूले शरीर या जी मिचलाए, पेट में तेज दर्द सताए, बोल सखी करूं मैं क्या उपाय। जो ये बताएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। मुझे मालूम रहता तो मैं यहाँ क्यों बैठती। मायूसी, जी मिचलाना, थकान, चिड़चिड़ापन इत्यादि महीने के साथ आते हैं और चले भी जाते हैं। महीना शुरू होने के 5-7 दिन पहले से ही ये सब अनुभव और दर्द होना स्वाभाविक है, इसलिए ना घबराओ, सिर्फ मुस्कुराओ। मायूसी आए, जी मिचलाए, ये सब तो समझ में आ गया, पर दर्द क्यों? बोल सखी करूं मैं क्या उपाय। लेकिन उपाय तो भाभी ही बता सकती है। मुझे मालूम था तुम ही हो सकती हो। चलो आंगनवाड़ी, दर्द के उपाय के लिए चलिए। उपाय तो आसान है, याद है ना वो मालती वाली कहानी। अब बताओ, महीना आने पर पेट में मरोड़ या फिर दर्द क्यों उठता है? महीना मतलब खून की परत का बाहर निकलना। गीले कपड़े से पानी कैसे निकलता है? निचोड़ने से। मतलब खून की परत को बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी निचोड़ा तो नहीं जा सकता, पर सिकुड़ सकता है, और सिकुड़ने पर बहुत दर्द होता है ना रुखसार? एकदम सही। अगर पेट में मरोड़ आएगी तभी तो दर्द होगा ना। वाह क्या बात है, दोस्त हो तो रुखसार और रीता जैसी। और मैं भी तो इन दोनों की फ्रेंड हूँ। मैं आपकी ननद हूँ, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? अरे नहीं नहीं, मुझे मार खानी है क्या? ओहो भाभी, मजाक बाद में, पहले दर्द का इलाज तो बताइए। देखो रीता, महीने के वक्त पर थोड़ा दर्द तो होगा ही। अगर इससे आराम पाना है तो गुनगुने पानी से नहाओ, गरम सिकाई करो, चलते फिरते रहो और हल्की फुल्की कसरत करो। और क्या? अच्छा सुनो सब लोग, अगर दर्द ज्यादा हो या दर्द लंबे समय तक हो तो पेट की गरम सिकाई करो। अगर उससे भी दर्द कम ना हो तो एएनएम दीदी से या डॉक्टर से गोलियां ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सब परेशानियां सब लड़कियों को हो या हर महीने में हो, समझे लड़कियों? हाँ? चाची बिल्कुल सही कह रही है। और हाँ रीता, तुम्हें अगर दर्द हो तो खाना बंद मत करना। हाँ, और एक बात, हर महीने जो खून जाता है उसकी भरपाई करना भी बहुत जरूरी है।
तो आयरन युक्त भोजन जैसे कि ये हरी सब्जियां, गुड़ इत्यादि इसे निश्चित रूप से खिलाइएगा। और चाची और एक बात, आप जो खाना बनाते हो ना, वो लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाइए, क्योंकि इससे लोह की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ। और इसके साथ हर हफ्ते एक IFE की गोली भी लेनी जरूरी है। अच्छा, IFE टैबलेट मैं लेती हूँ। ये लो, तंदुरुस्त रहोगी तभी तो 100 मीटर दौड़ जीत पाओगी। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो ही तो मैं जीत पाऊंगी ना। अरे जरूर। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे हैं तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।